हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को करेंगे। और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2.1 से लेकर 2.5 तक क्वेश्चंस रहेंगे। और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हमें क्या सिखाते हैं इस चैप्टर के बारे में और हमारे कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, two charges, firstly 5 into the power minus 8 coulomb and minus 3 into the power minus 8 coulomb are located 16 सेंटीमीटर apart। मतलब दो चार्जेस रखे गए हैं और उनकी दोनों के चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर का रखा गया है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब जब ये दोनों चार्जेस रखेंगे तो इन दोनों जब ज्वाइन करेंगे, हमें एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं मान लीजिए, तो उन दोनों इस लाइन के बीच में मान लीजिए कि ये हमारा एक चार्ज यहाँ पास में है और एक चार्ज यहाँ पास में है। तो इन दोनों के बीच में या कहीं पास में भी इस लाइन में, जिसको हम एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, एक्सियल लाइन, इस लाइन के बीच में कहीं पास में भी एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पास में ये दोनों मिलके इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिसको हम पी मान लेते हैं, उस पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो जीरो होगा। तो यही पूछ रहा है। टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब ये पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट हमें मिल जाए। तो यही हमको चेक करके देखना है। तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ कि 5 इंटू 10⁻⁻8 कॉलम है और इसको मान लीजिए -3 इंटू 10⁻8 कॉलम है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर का। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा ऐसा यूनिट के कारण, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक पी पॉइंट है जहां पास में हमें पोटेंशियल जीरो मिलता है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर यहां से इसका डिस्टेंस अगर x है तो ये वाले जो आपका चार्ज है यहां से इसका पोटेंशियल कितना होने वाला है, टोटल 16 में से x को हटा दीजिए तो 16 माइनस एक्स, या फिर इसको 0.16 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिला है जहां पास में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहां पास में जो पोटेंशियल मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले थियोरेटिकल पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन तो बन जाएगा पर मन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ठीक है ये यहाँ पास में हम लोग निकाल तो लिए पर ये पोटेंशियल जीरो क्यों है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसके वीडियोज मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। ओके, तो मैं एज्यूम कर लिया हूँ कि यहाँ पर मेरा पोटेंशियल जीरो और दोनों पोटेंशियल का जो सम है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे जीरो मिलता है, ठीक है। क्योंकि अकेला पर्सन, ये खाली अकेला यहाँ पर से पोटेंशियल जीरो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। तो मतलब यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे या फिर यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वहां पास में जो पोटेंशियल है वो जीरो निकलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे जीरो नहीं मिलेगा, तो इन दोनों का जो सम करेंगे तभी आपको ये पोटेंशियल जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज ये दोनों दे दिया है, डिस्टेंस ये भी दे दिया है, फिगर यही वाला है, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। आपको एकदम अच्छे से देखना है तो आप पीडीएफ नोट्स भी देख सकते हैं स्कूल पर्पस के लिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो जीरो होने वाला है। तो नाउ v इक्वल टू जीरो है और v की वैल्यू जो है वो ले लीजिए v1 प्लस v2। तो यहाँ लिख सकते हैं v1 प्लस v2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। और v1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में q अपॉन आर। आर इज ए डिस्टेंस एंड q इज द चार्ज। तो एक बार ये वाला चार्ज लेंगे, एक बार ये वाला चार्ज लेंगे, ठीक है। तो इसको q1 मान लेते हैं और v2 को मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर। तो Q1 की वैल्यू ये है और Q2 की वैल्यू ये वाला मान लीजिएगा, ठीक है। वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻8 और डिस्टेंस को पुट करेंगे तो आएगा x और फिर लिखेंगे यहाँ पास माइनस, क्योंकि Q2 जो है वो माइनस है तो यहाँ लिख लीजिए क्लियरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स। ओके है, इसमें से जो वैल्यूज कॉमन निकलती है उसे निकाल लीजिए बाहर, तो यहाँ पास में बाद में जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻8 और अंदर बचेगा 5/x और यहाँ आएगा
3/0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे आएगा x और 0.16 माइनस एक्स, और ऊपर में आएगा 5 0.16 माइनस एक्स, और ये आएगा -3, और ये आएगा x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा आपकी वैल्यू। तो अंदर में आएगा यहाँ पास में, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0.80 माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को आप इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 80 इक्वल टू 8x, 8 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.10 मीटर, जिसको हम 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर आए, टोटल 16 सेंटीमीटर था आपका। ठीक है, तो इस पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इधर से आप इसके लिए 6 सेंटीमीटर बचा हुआ जो है वो ले सकते हैं। 16 माइनस 10 मतलब 6, तो ये 6 है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का हमको जो P का पोजीशन है वो निकल के आ गया, और इसकी पोजीशन आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर और इधर से 6 सेंटीमीटर निकल के आता है। ठीक है, दिस इज द x वैल्यू। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं एक एज्यूम करता हूँ, एक और चीज़ मान लेता हूँ कि देखिए यहाँ पास में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पास में दो चार्जेस रखे गए हैं मेरे, और इनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, और इसको आप Q1 और इसको आप Q2 मान लीजिए, और ये एक एक्सियल लाइन है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि इधर कहीं पास में एक पॉइंट P जिसका वैल्यू जहाँ पास पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो इसका एक डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, तो जिसका x मान लेते हैं। चलिए, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो x माइनस 0.16 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ, तो दोनों का पोटेंशियल का जब सम करेंगे तो यहाँ पास में जो पोटेंशियल मिलेगा वो 0 मिलेगा। हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमें सच में यहाँ पास में 0 मिलेगा कि नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। तो v1 कितना आएगा 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁻8, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो होगी x, और सेकंड वाला लेंगे 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ से लेंगे x माइनस 0.16 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन वैल्यूज को बाहर निकाल लीजिए, तो हमें मालूम है कॉमन वैल्यूज निकल के इधर 0 होने ही वाला है। कैलकुलेशन पार्ट मैंने पिछले बताया ही था। तो यहाँ पास में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5/x, और इधर बचेगा 3/x माइनस 0.16 और इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो आएगा 5x माइनस 0.16, और इधर आएगा -3x इज इक्वल टू 0। बाकी वैल्यू सब इधर जाके 0 हो जाने वाला है। तो ये आएगा 5x माइनस 0.80 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, और इसको करेंगे जब सॉल्व तो आएगा 2x, और आएगा -8 0 इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू आएगा 80 पॉइंट, और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.40, और x इज इक्वल टू वैल्यू आए 0.40 मीटर। मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास में जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर बाद में आपकी जो पोटेंशियल है वो 0 मिलने वाली है। ठीक है, और इसका एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर एक्सियल लाइन पे ही इस साइड में कहीं रखा जाए, और यहाँ से 0 ले लीजिएगा आप, सॉरी x ले लीजिएगा, यहाँ से ये x ले लेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 16, और आपके ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक x ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। और कैलकुलेट करके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और नहीं तो ये क्वेश्चन ही खत्म होने वाला नहीं है। और चाहें आप तो खाली एक भी यहाँ तक पे भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है, ना कि कई सारे पॉइंट पूछा है। लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट पॉइंट्स, ये एस भी दे दिया वैसे तो, पर एक पॉइंट भी आप बताएंगे तो काफ़ी रहेगा मेरे अंदाज से। तो ठीक है, और दो बताते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। ओके है, ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और एक्सियल लाइन का जो आपका वीडियो है उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का भी देख लीजिएगा, शायद आने वाले समय पे इक्वेटोरियल लाइन पे भी कोई क्वेश्चंस बने।
ठीक है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट अगर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। लिखा हुआ है, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकोलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स इसको नहीं मालूम, बता दूं मैं आपको कि अगर इसको मैं हेक्सागोनल बनाता हूँ, एक पहले देख लीजिए यहाँ पास में। जनरली बायो वाले को दिक्कत रहता है कि वर्टेक्स, साइड, फेस, ये सब क्या होता है। मैथ्स वाले को प्रॉब्लम नहीं होता है, पर बायो वाले को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज द वर्टेक्स, ये सब जितने भी हैं ये सब आपके पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है। ठीक है, लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अगर इसका सेंटर मैं यहाँ मान लेता हूँ और इसको इस टाइप से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हमारा कितना निकल के आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे जो पोटेंशियल आपके जो चार्जेस रखे गए हैं वो 5 माइक्रोकोलम के हैं और सब के सब पॉजिटिव चार्ज है। तो सब के सब यहाँ पास में इस साइड में इफेक्ट करने वाला है, तो इस पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट बनने ही वाला है। अगर एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव होता तो हो सकता था कि यहाँ जीरो बन जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है यहाँ पास में भी। ठीक है, तो यहाँ पास में कुछ ना कुछ पोटेंशियल बिल्डअप होगा ही होगा, मतलब इसको कुछ ना कुछ फोर्स मिलेगा ही, वर्क डन होगा ही होगा इसके ऊपर में। ये सभी मिलके इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे ही करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चार्जेस हैं यहाँ पास में, और इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी पोटेंशियल को सम कर देते हैं। तो कितने, टोटल 6 हैं। तो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा इजी भी बना सकता हूँ। देखिए, तो गिवन वैल्यू सबको मालूम है ही, तो v इक्वल टू, अगर मैं 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन सिंपल सा है कि सभी का डिस्टेंस 10 है, इसलिए मैं आर रख लेता हूं, और सभी की सभी वैल्यूज बराबर है इसलिए मैं 6 लेता हूं। चाहे तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स में मैंने इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी लिखा है। ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बस आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी आपकी, क्यू की वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब कि 0.1। ठीक है, सॉल्व करिए इसको तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी नियर अबाउट 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल बिल्डअप हो रहा है वो होगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट का। ठीक है, सभी चार्ज मिलके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल बिल्डअप करेंगे वो आपका इतना निकल के आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैलकुलेशन में भी ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, और इस टाइप का कैलकुलेशन तो चुटकियों में सॉल्व भी हो जाने चाहिए आपसे। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है, टू चार्जेस 2 माइक्रोकोलम एंड -2 माइक्रोकोलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर ए पार्ट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास में एक चार्ज है हमारा 2 माइक्रोकोलम का, और दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकोलम का। ठीक है, पूछ रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब हमको एक ऐसा पोटेंशियल पॉइंट बनाना है जहां पास में जो पोटेंशियल मिले हमें पूरे सरफेस पे, ठीक है, वो आपका बराबर रहना चाहिए, मतलब हर पॉइंट पे आपको बराबर पोटेंशियल मिलना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसको हम बोलेंगे। तो देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 है और ये -2 है, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं मालूम है तो इक्विपोटेंशियल का टॉपिक आप जरूर देख सकते हैं मेरे वीडियोज से। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पास में एक पोटेंशियल का सरफेस देखिए इस टाइप से बनाता हूँ मैं, और ये जो लाइन है इसके सरफेस से होते हुए जाएगी और इसके सेंटर से होते हुए जाएगा। इसको आप पोटेंशियल सरफेस कैसे बना सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल सरफेस जैसे बनेगा इसके सेंटर से होते हुए जाएगा आपका। ठीक है, तो इस पूरे सरफेस पे अगर आप कहीं पास में भी पोटेंशियल को चेक करेंगे इन दोनों के पोटेंशियल से, ठीक है, मतलब इन दोनों का क्या इफेक्ट इस पर्टिकुलर, इस पे कहीं पास में भी कोई भी पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। देखिए पी ले सकते हैं, यहाँ पास में भी, यहाँ पास में भी, कहीं पास में भी पी पॉइंट ले लीजिए, और इस पे अगर आप पोटेंशियल को चेक करेंगे कहीं पास में भी सरफेस पे, तो आपको पोटेंशियल हर पॉइंट पे बराबर मिलने वाला है। कितना मिलेगा आप वो चेक कर लीजिएगा सम करके। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितना पोटेंशियल मिलने वाला है।
अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका फील्ड लाइंस इधर जा रहा है और इसका फील्ड लाइंस भी इस साइड में ही जाने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको पता चल चुका होगा कि इक्वी पोटेंशियल जो बनने वाला है वो सेंटर पे बनेगा, और ये जो ये प्लेट जो बनेगी आपकी, ये परपेंडिकुलर टू द ए बी लाइन रहने वाला है। अगर इसको मैं ए ले लूँ और इसको मैं बी ले लूँ, तो इस लाइन, इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर में आपका ये वाला रहने वाला है। तो पहला वाला आपको पता चल गया होगा, आइडेंटिफाइड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम। तो ये आपका है इक्विपोटेंशियल सिस्टम है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है यार आपका। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, और सेकंड वाला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो हर पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको इस साइड में ही मिलने वाला है। देखिए आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ई का फील्ड जो लाइन है वो आपका ए से बी की तरफ जाने वाला है। तो ए वाला भी क्लियर है, और बी वाले का जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ जाने वाला है। इसकी थ्योरेटिकल पार्ट कैसे लिखना है आपको मेरे पीडीएफ नोट्स में भी मिल जाएगा, इसको कैसे लिखते हैं। मेन कंसेप्ट है कि इसको लिखना कैसे, ये समझ में आना चाहिए, मतलब कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में वो मेरे पीडीएफ नोट जरूर देख सकते हैं। बाकी जो बच्चों को नई प्रॉब्लम है वो अपने से भी लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है, बस आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन को फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन कि ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सॉलिड स्पीयर है और इसके सरफेस पे लिखा है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सरफेस। तो इसके सरफेस पे हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इस चार्ज की पूरे की वैल्यू जो लिखी गई है 1.6 × 10⁻⁷ कोलम की लिखी गई है, पूरे की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर का रखा गया है। अब इनसाइड द स्फीयर पूछ रहा है। अगर आप क्लियरली देखेंगे कि ये सारे के सारे चार्ज सरफेस पे है और एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पास में, तो इन चार्जेस के जो फील्ड लाइंस है वो सब आउटर की तरफ जा रहा है, तो इनसाइड की उसका इफेक्ट आने वाला ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर आपको जो इफेक्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, वो कैसा मिलने वाला है। तो क्लियर सी बात है कि इनसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं रहे हैं, तो फील्ड लाइंस आएगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं यहाँ पास में, कहीं पास में भी कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला है। ठीक है, सबके सब आउटर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ कोई भी नहीं जाता है। ठीक है, सारे के सारे फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटर की तरफ ही जा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो ये जितने भी फील्ड लाइंस है, अगर सेंटर से आप इसको देखते हैं, इन साइड में देखेंगे तो इन साइड द कंडक्टर क्या होता है कि इन फील्ड लाइंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और फर्स्ट चैप्टर में आपको गॉसियन सरफेस में आपको पता चलेगा कि इन साइड दी कंडक्टर फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में जरूर पड़ जाएगा, तो उसकी थियोरेटिकल पार्ट में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये मानना चलना है कि अंदर में आपके फील्ड लाइंस नहीं होते। तो जो पहले वाले का जो आंसर है वो E = आपको 0 मिलने वाला है यहाँ पास में। ठीक है, फिर सेकंड वाला पूछते हैं जस्ट आउटसाइड दिस स्फीयर। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना निकल के आएगा, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो इन सभी चार्जेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेंटर पे है, तभी तो यहाँ से एक टेस्ट चार्ज बनाते हैं। इसको मान के चलते हैं कि इन सभी चार्जेस का जो इफेक्ट है वो यहाँ पास में आ रहा है, क्योंकि ये एक चार्जेस तो है नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंगल चार्ज लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पास में चेक करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी चार्जेस का जो इफेक्ट है वो सेंटर पे रखा गया है, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर ले लिया गया है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, ई का फॉर्मूला लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउट द स्फीयर कितना होने वाला है। तो ई का जो फॉर्मूला है आपका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अगर आप खाली पोटेंशियल की बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, तो 1/4πε0 Q/r होता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट वैल्यूज को पुट करिए तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹ और Q की जो वैल्यू है वो आएगी 1.6 × 10⁻⁻7 और R की वैल्यू कितनी दी गई है 0.12 का होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज को पुट करिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14.4 × 10⁻9 और -7 मतलब कि 2 और नीचे की वैल्यू आएगी 0.0144। इसको दो पॉइंट इसके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, तो ये आपका वैल्यू निकल के आने वाला है। जिसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा 144 और इसका एक पॉइंट निकाल के इधर दे देंगे तो आएगा 10⁻1 और इसको भी आप 144 कर सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं 10⁻4 और ये 10⁻2 तो है ही। इसको जस्ट कैंसिल कर दीजिए तो आपका निकल के आएगा -1 + 2 + 4 तो ये 6 और ये -1 मतलब कि 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा था एकदम। ठीक है, इसी को आगे देखते हैं क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन। एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर इसी के एक मैं गॉसियन सरफेस ऐसे करके बनाता हूं, देखिए इस टाइप से, ठीक है, और बोल रहा है कि यहां पास में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो 18 सेंटीमीटर दूरी पे है आपका, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मिलेगा वो कितना मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करना है, सेम टू सेम है एकदम। तो E = आएगा 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर और वैल्यू क्या रहेगी 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻7 और नीचे आएगा 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 का स्क्वायर। बस इतना सही है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 14.4 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0324 इंटू और इधर लिख सकते हैं 10⁻2 और इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट 0.444 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा था, जैसा इसको सॉल्व किया वैसे उसको भी सॉल्व करना है और इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले चैप्टर का। तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बन के आता ही है, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट में आ जाए, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाए, चाहे थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों को मिक्स करके बना के दे दे। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन की तरफ में। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बस फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर निकालना है। इसका भी लिखा गया है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैराड। तो मान लेते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं हमारे और इनके बीच में जो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू बन रही है वो 8 पिकोफैराड का बन रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाय हाफ। अगर इन दोनों को मैं रिड्यूस कर दूं, आधा कर दूं, एंड द स्पेस बिटवीन दैम फील्ड इज बाय सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इसके बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक मैं पुट कर देता हूं जिसका वैल्यू जो है के ले लेते हैं, के = 6 रख दिया गया है। तो इसकी कैपेसिटेंस सी डैश जो हमको निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। तो जो सी का वैल्यू दिया गया है वो 8 पिकोफैराड दे दिया है और सी डैश की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सी का जो वैल्यू होता है वो होता है ε0A/d और सी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगा ε0A और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लगाया गया जिसके लिए यहाँ पास में के का वैल्यू लगाना पड़ता है। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है वो आपको थियोरेटिकल पार्ट से पता चलेगा। ठीक है, तो इसका भी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, तो जरूर इसका थियोरेटिकल पार्ट देख लीजिएगा जिससे आप ही को फायदा होने वाला है। और अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। और डिस्टेंस को d/2 कर दिया गया है। ठीक है, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं, देखिए तो क्या निकल के आएगा। और के की वैल्यू कितनी की दी गई है 6 दी गई है। तो वैल्यू को पुट करिए तो 6 × 2 ε0A/d बन के आएगा। तो ये आएगा आपका 12 और इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है 8 पिकोफैराड। तो यहाँ 8 पिकोफैराड लगा दीजिएगा। तो 12 8 96 होता है आपका वैल्यू, तो 96 पिकोफैराड सिंपली एकदम निकल के आ गया। देखिए बस आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। और जनरली तो के की वैल्यू खाली डायरेक्टली दे दिया गया है, पर कभी कभार ऐसा होता भी है कि आपको के की वैल्यू
को घुमा फिरा के दे सकता है, ऐसा हो सकता है, चांसेस कम है पर हो भी सकता है। तो थियोरेटिकल पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, जिससे आप ही को थ्योरी स्ट्रांग होने वाला है और आप ही को फायदा होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो भी हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। आने वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, टोटल 11 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चंस पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इससे कुछ बेनिफिट मिला है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।